गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यह वीडियो क्लास थर्ड स्टूडेंट के लिए। तो आज हम लोग PA2 सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो PA2 का फर्स्ट चैप्टर है चैप्टर 10 गडरिया बना राजकुमार। तो इस चैप्टर के थ्रू हमें बताया गया है कि जरूरी नहीं है हम किसी कार्य को शारीरिक ताकत से ही करें, कुछ कार्यों को हम बुद्धिमानी और सूझबूझ से आसानी से कर सकते हैं। बुद्धि बड़ी अनमोल चीज है। यह वह हथियार है जिससे एक गडरिये की बेटी को राशि ठाट बाट दिला दिया। आइए इससे संबंधित एक लोक कथा पढ़े। हंगरी देश के एक गांव में एक गडरिये का परिवार रहता था। गडरिये का बेटा केरोली बहुत चतुर था। वह प्रत्येक प्रश्न का हल बहुत ही आसानी से निकाल लेता था। उसकी चतुराई की कहानी एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे से तीसरे और इस तरह पूरे हंगरी में फैल गई। यह बात राजा को भी सुनाई पड़ी। जो हंगरी देश था उस गांव में गडरिये का परिवार रहता था। उसका बेटा जो था उसका नाम केरोली था और वह बहुत अक्लमंद था, मतलब बहुत चतुर चालाक और समझदार था। मतलब उससे कोई भी उससे प्रश्न पूछता था तो उसका निष्कर्ष वह बड़ी आसानी से निकाल लेता था। तो उसकी चतुराई की कहानी आसपास के क्षेत्र में फैल गई। वह अपनी चतुराई के लिए फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया और धीरे धीरे वहाँ का जो राजा था उसको भी उसकी चतुराई के बारे में पता चला। एक दिन राजा ने केरोली को दरबार में हाजिर करने का आदेश दिया। केरोली अपनी बांसुरी हाथ में लिए राजा के दरबार में हाजिर हो गया और उसने राजा को झुककर प्रणाम किया और एक ओर खड़ा हुआ। जब हंगरी देश के राजा को उसकी चतुराई की कहानियां पता चली तो राजा ने उसको अपने दरबार में बुलाया। उस समय केरोली जो था अपने हाथ में बांसुरी लेकर राजा के दरबार में हाजिर हुआ और राजा को प्रणाम किया। राजा ने बांसुरी देखकर कहा, तुम बांसुरी भी बजाते हो? पहले हम तुम्हारी बांसुरी बाद में सुनेंगे, बाद में तुम्हारी परीक्षा लेंगे। देखते ही जो लोग कहते हैं वह कितना सही है। और राजा ने जब गडरिये के हाथ में वो बांसुरी देखी तो उससे कहने लगे कि तुम बांसुरी क्यों बजाते हो? तो पहले मैं आज आपकी बांसुरी की धुन सुनूंगा, इसके बाद मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा और देखूंगा कि जैसा आपके बारे में सुना है उतना सही भी है या नहीं। जी महाराज। केरोली बांसुरी बजाने लगा। धुन बहुत मधुर थी। दरबारियों के साथ राजा भी झूमने लगे। केरोली ने फिर राजा को प्रणाम किया। राजा ने कहा, मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा, अगर तीनों के उत्तर ठीक दिए तो तुम्हें राजकुमार की तरह राजभवन में रखा जाएगा। और वहाँ के राजा थे, उन्होंने उसे केरोली को बांसुरी बजाने के लिए कहा। तो केरोली बहुत ही मधुर धुन में बांसुरी बजाने लगा और उस बांसुरी की धुन सुन करके वहाँ के राजा और दरबारी जो थे मस्त होकर झूमने लगे। और राजा भी उसकी बांसुरी की धुन सुनकर बहुत खुश हुआ। और इसके बाद फिर राजा ने उससे कहा कि मैं आपसे 3 प्रश्न पूछूंगा, अगर आप तीनों प्रश्न के उत्तर सही देते हैं तो मैं आपको अपने राजभवन में ही रखूंगा। अगर कोई भी उत्तर गलत हुआ तो तुम्हारे पेड़ों को जब्त कर लिया जाएगा। राजा ने उससे कहा, अगर मैं आपसे 3 क्वेश्चन करूंगा और तीनों क्वेश्चन के आंसर अगर आपने सही दिए तो आपको राजभवन में ही रखा जाएगा और इन तीनों प्रश्नों में से एक भी प्रश्न अगर गलत हुआ तो आपकी जो भेड़ें हैं वो जब्त कर ली जाएगी, मतलब गायब कर ली जाएंगी। केरोली ने कहा, महाराज भेड़ों तो मेरा जीवन है, आप प्रश्न पूछिए, मैं अपनी छोटी सी बुद्धि से उत्तर देने की कोशिश करूंगा। तो जब राजा ने उससे ऐसा कहा तो वह बालक जो था केरोली नाम का, उसने कहा, ठीक है महाराज, ये भेड़ें जो है वो तो मेरा जीवन है, लेकिन आप प्रश्न पूछिए, मैं अपनी एक छोटी सी बुद्धि से आपके प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूंगा। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने पूछा, मेरा पहला प्रश्न है कि क्या तुम मुझे गिनकर बता सकते हो कि किसी सागर में पानी की कितनी बूंदें होती हैं? और इसके बाद फिर राजा ने केरोली नाम के बालक से अपना पहला प्रश्न पूछा। वो राजा का पहला प्रश्न था कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि सागर में पानी की कितनी बूंदें होती हैं? केरोली थोड़ा सोच कर बोला, महाराज मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, सागर की बूंदें बढ़ती ही रहती हैं क्योंकि नदियाँ उसमें हरदम अपना जल मिलाती रहती हैं। आप अपने सैनिकों से कहकर उन नदियों को रुकवा दीजिए जो सागर में गिर रही हैं, तभी मैं सागर की बूंदों को एक बार गिन सकूंगा। मतलब जो केरोली था वो चालाक तो था ही, उसने बड़ी चालाकी से राजा के प्रश्न का उत्तर दिया कि सागर में जो पानी रहता है उसमें पानी की बूंदें तो हमेशा बढ़ती रहती हैं क्योंकि जो लगातार आसपास से नदियाँ जुड़ी रहती हैं, नदियों को पानी उसमें जाता ही रहता है। तो आप ऐसा करिए, उन नदियों का जल रुकवा दीजिए और मैं आपको
सागर की मैं जितना पानी उनके बूंदें गिनकर आपको बता दूंगा। राजा ने कहा, पहली परीक्षा में तुम पास हो गए, तुमने चतुराई दिखलाई, अब देखते हैं कि तुम मेरे दूसरे प्रश्न का तुम्हारे पास क्या उत्तर है। मेरा दूसरा प्रश्न है, आसमान में कितने तारे हैं। जब किरोली नाम के बालक ने राजा के पहले प्रश्न का उत्तर दे दिया तो राजा बहुत खुश हुआ। फिर और राजा ने कहा, ठीक है, आप पहले प्रश्न तो पास हो गए, अब मैं आपसे अपना दूसरा प्रश्न पूछता हूँ। और राजा का दूसरा प्रश्न था कि आप बताएंगे कि आसमान में तारे कितने हैं। किरोली ने कहा, महाराज, उनको गिनने के लिए मुझे कुछ कागज और पेंसिलों की जरूरत है। राजा ने कुछ कागज और पेंसिलें मंगवा दी। लड़के ने कुछ दरबारियों को एक एक कागज पेंसिल थमा दी। उनसे कहा, अपने अपने कागजों को बिंदुओं से भर दीजिए। जो किरोली नाम का बालक था उसने राजा से कहा कि आसमान में तारे गिनने के लिए मुझे कुछ कागज और पेंसिल मंगवा दीजिए। और वो चालाक तो था ही, और उसने तुरंत वो कागज और एक एक पेंसिल सारे दरबारियों को दे दी। और उन जो पेज थे, कागज के पेज थे, उन पे कहा दरबारियों को कि इन पेजों को आप पेंसिल से बिंदु बनाकर उनको भर दीजिए। मतलब बहुत सारे जितने पेज हैं उन पे सारे बिंदु बना दो। सब दरबारी खुशी खुशी अधिक से अधिक बिंदु बनाने लगे। जब सब लोगों ने कागज के बिंदुओं से भर गए तब किरोली उन कागजों को महाराज के समीप ले गया और उनसे कहा, महाराज, इन सारे कागजों में उतने ही बिंदु बने हैं जितने कि आकाश में तारे हैं, बस इन्हें आप अपने दरबारी से गिनवा लीजिए। मतलब वो बहुत चालाक था। उसने जो कागज और पेंसिल मंगाए और उन कागजों पे दरबारियों से बहुत सारे बिंदु बनवा लिए। और दरबारी भी खुश होकर के उन जो पेजेस थे उनको बिंदुओं से मतलब पॉइंट से भर दिए। और फिर इसके बाद उसने सारे पेजेस को सबमिट कर राजा को दे दिए और कहा कि इन बिंदुओं को अपने दरबारियों से गिनवा दीजिए और उतने ही आसमान में तारे हैं जितने ये कागजों पर बिंदु बने हुए हैं। बिंदु बनाने वाले दरबारियों के चेहरे पीले पड़ गए। उन्हें लगा कि कहीं राजा सचमुच ही बिंदुओं को उनसे गिनवाने न लगे। जो दरबारी थे जिन्होंने बिंदु बनवाए थे वो हैरान परेशान होने लगे कि ऐसा न हो राजा उनसे इन बिंदुओं को गिनवाने लगे और जो गिनना मुश्किल हो रहा था। इधर महाराज को लगने लगा कि यह किरोली तो सचमुच बुद्धिमान है। उन्होंने कहा, शाबाश, तुमने मेरे दोनों प्रश्नों के उत्तर तो दे दिए, अब इस प्रश्न का उत्तर बनाओ तो मान लूंगा कि तुम सचमुच बुद्धिमान हो। मेरा तीसरा प्रश्न है, अनंत काल में कितने क्षण होते हैं। जब किरोली नाम के बालक ने राजा के दूसरे प्रश्न का भाई उत्तर दे दिया, राजा बहुत खुश हुआ और फिर उसने अपना तीसरा प्रश्न भी पूछा। और जो किरोली बालक से कहा कि अगर आप तीसरे प्रश्न का अभी मेरे आंसर सही दोगे, उत्तर सही बताओगे, तो मैं सचमुच समझ लूंगा कि तुम वाकई बहुत ही बुद्धिमान हो। और राजा का तीसरा प्रश्न था, अनंत काल में कितने क्षण होते हैं। अनंत काल में जिसका कोई अंत ना हो, कितने क्षण होते हैं। किरोली सोचने लगा। वह कुछ देर बाद बोला, महाराज, हमारे देश से बहुत दूर एक देश है, जर्मनी। वहां के पोमेरानिया नामक स्थान में हीरे का एक प्रसिद्ध पहाड़ है। वह इतना विशाल है कि उसका चक्कर लगाने में बहुत मुश्किल होता है। उस पहाड़ पर कभी कभी एक चिड़िया आती है और उस पर अपनी चोंच घिसकर तेज करती है। उसने चोंच घिसने से जब पूरा पहाड़ घिस जाएगा तब अनंत काल का एक क्षण पूरा हो जाए। किरोली नाम का बालक था, उसने बड़ी अपनी बुद्धिमानी और सूझबूझ से राजा के प्रश्न का उत्तर दिया। उसने कहा था कि महाराज, हमारे देश से बहुत दूर एक देश है जिस देश का नाम उसने जर्मनी बताया। वहाँ के पोमेरानिया नामक स्थान में हीरे की प्रसिद्ध पहाड़ है। वह इतना विशाल है कि उसके चक्कर लगाना भी बहुत मुश्किल होता है। उस पहाड़ पर कभी कभी एक चिड़िया आती है और उस पर अपनी चोंच घिसकर तेज करती है। उसकी चोंच घिसने से जब वह पहाड़ घिस जाएगा तब अनंत काल का क्षण पूरा होगा। था मतलब ना पहाड़ कभी घिसेगा और ना अनंत काल का समय होगा। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा, तुम परीक्षा में सफल हो गए। मेरे दरबार का कोई बुद्धिमान व्यक्ति भी इतने अच्छे उत्तर नहीं दे सकता है। अब तुम मेरे साथ मेरे ही महल में रहोगे। मैं तुम्हें गोद लेता हूँ। अगर चाहो तो तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारे साथ रह सकते हैं। इस प्रकार किरोली गणेरिया से राजकुमार बन गए। उसके माता पिता भी राजमहल में अतिथि बनकर रहने लगे। इस प्रकार किरोली नाम का जो बालक था उसने राजा के सारे प्रश्नों के उत्तर बड़ी ही चालाकी और बुद्धिमानी से दिए। तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जरूरी नहीं हम शरीर से बहुत ताकतवर हो, बहुत शक्तिशाली हो, बल्कि हम अपनी
अपनी बुद्धिमानी और सूझबूझ से बहुत मतलब टैलेंटेड हो, हमारे अंदर अगर बुद्धिमानी है तो हम कोई भी कार्य आसानी से कर सकते हैं। जैसे आप लोग पढ़ते हैं, जैसे आप लोग कोई भी चीज़ रटते हैं तो हमें रटने से बेटर है कोई चीज़ को समझना जरूरी है। मतलब आज अगर आप कोई चीज़ रट लेते हैं तो रटी हुई चीज़ों को हम भूल जाते हैं। अगर आप कोई चीज़ समझ लेते हैं ठीक से तो समझी हुई चीज़ों को हमेशा हमारे माइंड में रहते हैं, मतलब हमेशा हमें याद रहता है। तो आप लोग भी चीज़ों को रटने की बजाय समझना सीखें। इसके बाद इस चैप्टर की एक्सरसाइज शुरू होती है, तो आप लोग देख लें। फर्स्टली पेज नंबर 68 पे पाठ के अनुसार सही या गलत लिखिए। कुछ सेंटेंस दिए गए हैं तो उनके सामने आपको सही और गलत लिखना है। यहाँ पे आप अपनी बुक ओपन करिए और बुक के साथ रहिए। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, गणरी का बेटा चतुर और बुद्धिमान था। यस, राजा ने गणरी के बेटे को बांसुरी बजाने के लिए कहा। सही है। गणरी का बेटा पहले प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। गलत, क्योंकि उसने जो राजा ने उससे पहले प्रश्न पूछा था उसने सारे प्रश्नों के उत्तर सही दिए थे। गणरी के बेटे ने दूसरे प्रश्न का उत्तर दरबारियों को देने के लिए कहा। यस। गणरी का परिवार राजमहल में रहने लगा। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की दुनिया। यहाँ पे हार्ड वर्ड दिए गए हैं जो हमने आपको ऑलरेडी पीडीएफ फाइल पे दिए गए, तो हार्ड वर्ड आप अपनी हिंदी में ना CW कॉपी में राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन शब्दों में जो विशेषण है उन पर गोला लगाएंगे। मतलब कुछ शब्द दिए हैं, यहाँ पे सिर्फ आपको विशेषण शब्दों में सर्किल करना है, गोले बनाना है। विशाल, शिद्दत, मधुर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके आपको सिर्फ विलोम शब्द लिखने हैं, अपोजिट वर्ड। जैसे प्रश्न का उत्तर, मुश्किल का आसान, गलत का सही और जीवन का मृत्यु। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन शब्दों के दो समानार्थी शब्द लिखिए, यानी पर्यायवाची शब्द। राजा का भूपति, नरेश, सागर का सिंधु, जलधि, आसमान का अंबर, व्योम, पहाड़ का पर्वत, अचल। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो उत्तर सही हो उसके सामने सही का निशान है। यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए और उनके आपको 3 ऑप्शन दिए गए, जो सही ऑप्शन है उस पर आपको सही का टिक करना है। चेहरा पीला पड़ना, एक मुहावरा है जिसका अर्थ है, मतलब चेहरा पीला पड़ने का अर्थ होगा घबरा जाना। इनमें से शुद्ध शब्द है, तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए जिनमें आपको शुद्ध सही शब्द पे टिक करना है। थर्ड वाला सही है, बुद्धिमान। माता का स्त्रीलिंग रूप नहीं है, तो पिता, जननी, अम्बा। तो इसमें जो पिता है वो नहीं है, अम्बा भी होता है, जननी होता है। आपको अगर इस चैप्टर में समझ में कोई भी प्रॉब्लम होती तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।